नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं किस तरीके से हमारे भारत में जो इलेक्शन होने वाले हैं प्रेसिडेंट्स को लेकर के, जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उसके लेकर के एनडीए ने यानी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगी द्रौपदी मुर्मू जी इससे पहले झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। और इसके बाद दोस्तों बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आरिफ मोहम्मद खान हो जाए को उम्मीदवार की घोषणा की जाए या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को घोषणा की जाए। ऐसे 20 उम्मीदवार थे जिनके नामों की चर्चा थी बीजेपी के अंदर में, लेकिन अंतिम रूप से द्रौपदी मुर्मू जी को जो है बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और अब देखना दिलचस्प यह होगा कि कांग्रेस की तरफ से यानी कि यूपीए की तरफ से जो नाम का अनाउंसमेंट हुआ है वो है यशवंत सिन्हा, जो पूर्व में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और वाजपेयी गवर्नमेंट में ये एक पूर्व आईएएस अधिकारी में है और वाजपेयी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प हो गया कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि बड़े बड़े स्टेट्स में अभी भी बीजेपी जो है कहीं ना कहीं पीछे है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो ये द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिया गया है, उम्मीदवार घोषणा की गई है बीजेपी की तरफ से, ये देश की पहली महिला आदिवासी प्रेसिडेंट बनने जा रही है और ये एक स्वागत योग्य कदम है कहीं ना कहीं बीजेपी का। और बीजेपी इससे कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक पे भी निशाना साधे हुई है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से ये आती हैं और आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी को उतनी पकड़ नहीं है अभी। तो ये एक कारण हो सकता है कि बीजेपी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। बाकी ये दोस्तों पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन हम आज दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि जो भी इलेक्शंस होते हैं, इससे पहले जो 2017 में इलेक्शंस हुए थे, रामनाथ कोविंद उस समय बीजेपी की तरफ से थे और मीरा कुमारी जो थी उस समय कांग्रेस की तरफ से थी। तो इन लोगों को जब चुनाव 24 जुलाई को खत्म हुआ था, 24 जुलाई को चुन लिया गया था, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 62 को आप पढ़ेंगे तो वहां पे टेन्योर पूरा होने से पहले ही अपने राष्ट्रपति को चुन लेने की प्रक्रियाएं होती हैं और वही काम जो है अब शुरू होने जा रहा है। नंबर्स क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शंस कौन जीत सकता है, इन सारी चीज़ों पे दोस्तों आज विधिवत बात करेंगे। दोस्तों ये भी हम बात करेंगे कि कौन जो होगा प्रेसिडेंट इलेक्शंस में, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में ये व्यवस्था दी गई है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 52 को आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 53 को पढ़ेंगे तो वहाँ एग्जीक्यूटिव पावर की व्यवस्था दी गई है। और दोस्तों इसके बाद आगे अगर आप पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति की पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर लिया हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। याद रखें दोस्तों, अमेरिका में पैदा होना जरूरी है, भारत में नागरिक होना जरूरी है, इस चीज को आप याद रखें। क्वालिफिकेशन क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, कोई भी भारत सरकार के किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी बॉडी के अधीन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी वो लाभ का पद धारण ना करता हो और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल है तो उसे पद का धारण समझा नहीं माना जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का इलेक्शंस के विषय में, लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम ये भी बात कर लें कि इन सब को मैं बहुत सरल भाषा में आप सभी को समझाने जा रहा हूं कि दोस्तों कि किस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्शंस में लगभग हजारों लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से ऑलमोस्ट 4900 जो के आसपास लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस में। और उसमें जो सबसे पहले जो लोग भी वोट करते हैं उसमें भारत के दोनों सदन के जो सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मेंबर्स जो हैं, यानी कि प्रधानमंत्री भी वोटिंग करेंगे और एस जयशंकर भी वोटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा से चुन के आते हैं और जो हमारे एस जयशंकर साहब है वो आपको अपर हाउस से चुन के आते हैं, यानी राज्यसभा से चुन के आते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य और पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, राज्य के एमएलएज यानी कि विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखें दोस्तों, इसमें एमएलसी जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं विधानसभा के सदस्य करते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं करते हैं। जो लोग नॉमिनेटेड होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें पार्टिसिपेट मात्र और मात्र 3 लोग करते हैं, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उस राज्य के एमएलएज, यानी कि पुडुचेरी और दिल्ली के भी जितने भी एमएलएज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगर आप देखेंगे दोस्तों 1992, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां भी
स्टेट का दर्जा दिया गया है पुडुचेरी और दिल्ली को, इस वजह से उनके भी एमएलए जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि लगभग 4900 लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और मैंने आपको यह भी बताया कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो लगभग अभी वर्तमान में 776 हैं, लगभग 776 जैसा कि मैंने बताया लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं। और अभी हमारे देश में रफली अगर आप देखेंगे तो एमएलए जो है वो 4123 हैं के आसपास है। इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मर जाते हैं, कभी कोई बातें हो जाती हैं। टोटल अगर आंकड़ा आप देखेंगे 4900 का है। पिछली बार जो 2017 में इलेक्शंस हुए थे, प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे दोस्तों, उसमें टोटल जो पार्टिसिपेट मेंबर्स थे वो 4986 प्रेसिडेंट इलेक्शंस में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और अब हम दोस्तों बात करें, ये तो इंडिविजुअल की बात हो गई दोस्तों, लेकिन अब हम दोस्तों बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें इलेक्टोरल कॉलेज की भी व्यवस्था है। अब दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज भारत के संविधान के आर्टिकल 54 को पढ़िएगा तो वहां आपको मिलेगा दोस्तों। निर्वाचक मंडल उसको बोलते हैं, 3 विधियों से होता है। बाई इलेक्टोरल मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित सदस्य करेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली, जैसे मैंने यही सब तो आपको बता ही दिया कि कौन पार्टिसिपेट करेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो भी आप 1 मिनट के लिए मैं आपको बोलूंगा कि इलेक्टोरल कॉलेज को आप भूल जाएं, जो मैं आपको कहूंगा वो आप याद रखेंगे। वोट पावर आप याद रखेंगे, कि याद रखें वोट की पावर, यानी कि आप देखेंगे कि जो भी लोग 4900 लोग जो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके वोट वैल्यू जो है वो अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में अलग वोट पावर, वहां के एमएलए के वोट पावर की वैल्यू अलग है। अब पुडुचेरी है या सिक्किम है, यहाँ छोटे हैं, जैसे सिक्किम में है, वहां सिक्किम में वोट वैल्यू जो है 7 है, और उत्तर प्रदेश में एक एमएलए की वोट वैल्यू जो है वो दोस्तों 208 है। अब इनका वैल्यू कैसे निकाला जाता है दोस्तों? एक एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, उस स्टेट की, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान हो गया, तो राजस्थान का जो पॉपुलेशन 1975 में सेंसस इंडिया के अनुसार जितना पॉपुलेशन है उससे, और वहां के टोटल एमएलए जितने भी हैं डिवाइड करेंगे और इनटू 1000 करेंगे, तो निकल करके जो आएगा वो 1 एमएलए की वोट वैल्यू निकल करके आएगी। ये तो 1 एमएलए की वोट वैल्यू हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट में अलग है, जैसे कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश में 208 है, सिक्किम में 207 है। यूपी का एमएलए जो है वो यूपी का जो एमएलए है उसके वोट वैल्यू जो है दोस्तों कई ज्यादा है सिक्किम पुडुचेरी के एमएलए की अपेक्षा। इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जितना है तो एमएलए पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। एमएलए आपको सपोर्ट करेंगे तो आप आराम से इलेक्शंस जीत जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि 1 एमएलए वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। एक तो ये चीज है दोस्तों। दूसरी दोस्तों मैं आप सभी को एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि कई जो राज्य हैं बीजेपी के ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बड़े राज्यों में कम है। जैसे मैं आपको बड़े राज्यों के नाम गिना देता हूं। उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में तो है लेकिन राजस्थान में नहीं है, जबकि राजस्थान बड़ा राज्य है। तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, कर्नाटका में है। आप यहाँ मध्य प्रदेश में आएंगे, यहाँ है, लेकिन वहाँ भी उसमें नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव में कम है बीजेपी के। यहाँ महाराष्ट्र में आप आ जाएं, यहाँ भी बीजेपी के जो है कम है। यहाँ बिहार में आएंगे तो बिहार में भी जो है कि कम है, अलायंस में सरकार है। वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वहां भी कम है। तो कहीं ना कहीं यहां जो वोट वैल्यू होगा एक एमएलए का, वहां बीजेपी कम पड़ सकती है। इसीलिए ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी जो है यहां पे चुनाव जो है थोड़ा सा उनका हो। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात में निर्णायक भूमिका होती है दोस्तों, एक एमपी की वोट वैल्यू कितनी होती है वो मैं आप सभी को बता रहा हूं दोस्तों। एक एमपी की जो वोट वैल्यू होती है दोस्तों वो 776 होती है। और उसका टोटल, अब एक एमपी की टोटल वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, यानी कि सभी राज्यों के एमएलए की जितना टोटल वैल्यू है उससे, और 776 यानी कि जो 543 मैंने आपको बताया था कि 545 लोकसभा से और 233 राज्यसभा से, इसको टोटल करेंगे तो 776 आएगा उससे। यानी कि एक एमपी की वोट वैल्यू जो है दोस्तों सभी राज्यों के एमएलए की टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों, यानी कि 776 से करेंगे आप डिवाइड, तो आपको मालूम चलेगा यहां पे 700 के करीब एक एमपी की वोट वैल्यू
आएगी। और सभी राज्यों के एमएलए की टोटल वैल्यू कितनी है, वो 5,43,000 के करीब करीब है। आप ये समझ लीजिएगा दोस्तों, 5,43,000 की एक जो सभी राज्यों के एमएलए हैं उनकी वैल्यू है, और एक जो एमपी है उसके वोट वैल्यू कितनी है, वो 776 है। तो आपको यहां पे अगर आप टोटल देखेंगे दोस्तों, तो राज्यसभा में बीजेपी के लोकसभा में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है। प्रचंड बहुमत का नतीजा है कि बीजेपी यहां पे से क्लियर मेजोरिटी से जीतने की संभावना है, और लगभग मुझे लगता है कि 5,42,000 वोट जो है द्रौपदी मुर्मू जी को मिलेगी, और एक क्लियर मेजोरिटी से जो है ये चुनाव जीत जाएंगी। अब जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि क्यों ये कम पड़ रही हैं, लोकसभा में प्रचंड कैसे है। लोकसभा में 334 मेंबर्स हैं, राज्यसभा में इनके पास 110 मेंबर्स हैं, और ऑपोजिशन का देखेंगे तो वहां पे लोकसभा में 207 है, राज्यसभा में 124 है। तो इतना सारा जो है अंतर है यहाँ पे। और चूंकि एमपी का वोट वैल्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 776 एक एमपी की वैल्यू होती है, उसका वैल्यू होता है, वोट वैल्यू होता है। और मैंने बताया आपको एक एमएलए का कितना होता है, वो 208 होता है, और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो ये चीज़ें हैं, और इसीलिए 5,42,000 से वोट से बहुत प्रचंड जीतेंगी द्रौपदी मुर्मू जी। और एक बहुत सराहनीय कदम है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि वोट वैल्यू का कैलकुलेशन अगर आप करेंगे, पूरे वोट वैल्यू का कैलकुलेशन अगर आप करेंगे, तो आपको 5,42,000 से जीतती हुई मिलेंगी द्रौपदी मुर्मू जी। बाकी दोस्तों आपको ये कैसा वीडियो लगा, अपने मेरे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।